हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का ये हमारा चौथा लेक्चर है। ये 04 होगा। इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का ऑलरेडी कर चुके हैं। एक बार हम लोग रिकैप करते हैं क्या क्या कवर किए, ठीक है। सबसे फर्स्ट लेक्चर में हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी किए थे कि चार्ज होता क्या है। सेकेंड लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में डिस्कस किए थे, जहाँ पर 3 मेथड था, इंडक्शन, कंडक्शन एंड फ्रिक्शन। और थर्ड लेक्चर में हम देखे थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेक्शंस आए थे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत अच्छा डिटेल से हम लोग इसके बारे में स्टडी किए थे, ठीक है। और आप लोग भी सारे बच्चे लग रहा है कि कवर कर रहे हैं और नोट्स भी करके भेज रहे हैं, ये अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए आज हम अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से नया। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, व्हाट इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इन सभी चीजों को आज हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ। सबसे पहले समझते हैं कि इस लॉ का यूज क्यों किया जाता है। देखिए, हर लॉ को बनाने के पीछे कुछ ना कुछ पर्पस होता है, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ को बनाने के पीछे पर्पस क्या था? तो दिस लॉ गिव्स अस, ये हमको देता क्या है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। इस चीजों को यहाँ पर समझना जरूरी है कि ये जो कूलम्ब्स लॉ है हम लोग पढ़ते क्यों है, इसका यूज क्यों किया जाएगा, कब किया जाएगा? तो जब दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच में, अब देखिए यहाँ पर एक नया वर्ड आया है, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होता है, अभी हम इसके बाद इसको समझाते हैं आपको। तो जब दो पॉइंट चार्ज रहेगा कहीं पर, उसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, दो पॉइंट चार्ज, सपोज दैट ये हमारा चार्ज है प्लस और ये चार्ज है माइनस, ये है Q1, इसको हम लोग कहते हैं, और इसको कह देते हैं Q2। तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, यानी कि ये F, तो ये भी इसको F से खींचेगा। अगर ये पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल इस पे F1 फोर्स लगाता है, तो ये चार्ज पार्टिकल भी इस पर क्या करेगा? F1 फोर्स ही लगाएगा। ये कौन सा लॉ है? ये आपका न्यूटन्स का थर्ड लॉ, ठीक है। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ का यहाँ पर यूज किया गया है। तो अब यहाँ पर एक सवाल उत्पन्न होता है कि सर ये Q1 है, ये Q2 है। चलिए आप ये बता दिए कि प्लस और माइनस रहेगा, तो यहाँ पर अट्रैक्शन रहेगा। जब अट्रैक्शन रहेगा सर, तो फोर्स का वैल्यू कितना होगा? डायरेक्शन तो डिफाइंड हो गया कि सर अट्रैक्टिव होगा। तो आप ये बताइए फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो मैग्नीट्यूड पता करने के लिए जिस लॉ का हम यूज करते हैं उसका नाम क्या है? कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। क्लियर हो गया? अब कूलम्ब्स लॉ कहता क्या है? कूलम्ब्स लॉ क्या है, उसमें क्या लिखा गया है कि आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स, आप समझेंगे यहाँ पर कि कूलम्ब्स का क्या करना था। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स, ठीक है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हम कूलम्ब्स के बारे में लिख सकते हैं, जो लाइक चार्ज होता है या फिर सिमिलर चार्ज होता है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, while unlike charge attract each other, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग काफी डिस्कस कर चुके हैं। और ये क्या बताता है? बेसिकली ये डायरेक्शन के बारे में बताता है, ठीक है। कि अगर दो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ रहेगा तो उसके बीच में कितना फोर्स रहेगा, ये बेसिकली इसके क्या करता है? डायरेक्शन के बारे में बात करता है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट जो काफी इंपॉर्टेंट है कूलम्ब्स का, इन्होंने क्या कहा था? देखिए, जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, अच्छा इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्सन होगा, विल बी डायरेक्टली proportional to product of both charges and inversely proportional
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेंट्रल डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, क्या कहा इसको समझना है यहाँ पर कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस। इसको हम मैथमेटिकली इसको लिखने की कोशिश करते हैं, इसको हटा रहे हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। क्या कहा, अगर इस लॉ के अनुसार यहाँ पर नीचे आप लोग दिख रहा है क्या, हाँ ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अगर मेरे पास एक चार्ज है प्लस ये सीधा Q1 और दूसरा चार्ज क्या है Q2, और इसके बीच का जो सेंट्रल डिस्टेंस है, सेंट्रल डिस्टेंस का क्या मतलब होता है, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। Q2 इसका सेंटर और इसका सेंटर, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग सेंट्रल डिस्टेंस बोलते हैं। मान लेते हैं कि D, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर आप इस इंड से और इस इंड से डिस्टेंस मेजर करेंगे तब कूलम्ब्स लॉ नहीं होगा। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ हमेशा सेंट्रल डिस्टेंस की मांग करता है, जिसका अभी हम यहाँ पर देखिए मेंशन किए हैं। यहाँ पर क्या है, सेंट्रल डिस्टेंस को मेंशन किया। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या मेंशन किए थे कि पॉइंट चार्ज। तो देखिए चार्ज कैसा है, पॉइंट टाइप से ही है। तो कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि इसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा F, दैट इज द F, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स जो F होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट Q1 into Q2। ठीक है, एंड आगे देखते हैं बोथ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेंट्रल डिस्टेंस बिटवीन देम। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, D है, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दिस टू स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, यही दो स्टेटमेंट क्या है, कूलम्ब्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है। ये इसको समझना आपको जरूरी है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर दोनों को कंबाइंडली लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या लिख सकते हैं। इसको आप नोट कीजिए थोड़ा जल्दी, नोट कीजिए, हम बता रहे हैं। हाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम लोग कंबाइंडली लिखने की कोशिश करेंगे दैट इज F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई DS। कई बुक में R भी लिखा रहता है D के जगह पे, तो आपको R लिखना है तो R भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर D लिख रहे हैं, तो Q1 Q2 बाई DS। ठीक है, दिस इज द कूलम्ब्स लॉ। नाउ ये क्या है, आपका प्रोपोर्शनल का साइन है। अगर आप इसको हटाते हैं तो हमेशा क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं, वेयर K इक्वल टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। इसको हम लोग, तो यही हमारा क्या है, कूलम्ब्स लॉ है। तो पहला क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, कूलम्ब्स के फर्स्ट रूल के अनुसार आपको डायरेक्शन पता चलता है, अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, और जो सेकंड रूल है इसके अनुसार फोर्स का मैग्नीट्यूड पता चलता है कि कितना इसका मैग्नीट्यूड होने जा रहा है। ठीक है, तो आप K का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर जो कि प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, दे रखेगा कि अगर चार्ज पार्टिकल जो है रखा हुआ है कहीं पर, जिस मीडियम में रखा हुआ है उस मीडियम का K दे दिया रहेगा। Q1 क्या है, फर्स्ट चार्ज है, Q2 क्या है, सेकंड चार्ज है, और D क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो आप इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल जनरेट होता है कि सर अच्छा ठीक है, आप तो ये बता दिए कि Q1 हमको दे रखा है कि फर्स्ट चार्ज कितना है, सेकंड चार्ज दे रखा है, और डिस्टेंस भी दे रखा है। अब K का वैल्यू कैसे निकालेंगे और कितना होता है किस मीडियम के लिए। देखिए K का वैल्यू जो होता है, यहाँ पर हम लोग नीचे लिख रहे हैं, इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन के बराबर। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन के बराबर होता है। अब ये एप्सिलॉन क्या है, तो इसके नीचे आप लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये एप्सिलॉन क्या है, वेयर, फिर से लिखेंगे आप, वेयर एप्सिलॉन इक्वल टू, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसी मीडियम की परमिटिविटी। मामला साफ है कि सर जब ये 1/4 पे एप्सिलॉन K का वैल्यू होगा तो 4 के बारे में तो कंफर्म है सर कि कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन जो है यहाँ पर, ये एप्सिलॉन सर परमिटिविटी है जैसा कि बताया, और किसका है तो मीडियम का। इसका मतलब है कि सर जो फोर्स है ना,
वो मीडियम पर भी डिपेंड करता है कि दो चार्ज पार्टिकल किस मीडियम में रखा हुआ है, हवा में रखा हुआ है या फिर वाटर में रखा हुआ है या फिर केरोसिन में रखा हुआ है या फिर किसी मेटल के बीच में रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है इस बात पर भी डिपेंड करेगा। अच्छा ठीक है, तो सर ये डिपेंड करेगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। लेकिन अब आप ये बताइए कि किस मीडियम का परमिटिविटी कितना होता है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं बताएंगे किस मीडियम का परमिटिविटी कितना होता है तब तक ये फॉर्मूला कैलकुलेट होगा ही नहीं। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे, हमारा अभी टॉपिक आने वाला है वो क्या होने वाला है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। व्हाट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, होता क्या है, इसका वैल्यू कितना होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो नाउ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एप्सिलॉन। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, ये जो नोटेशन है इसमें कई बच्चे ऐसे लिखेंगे ई, लेकिन ये गलत है, आप इसको ध्यान देंगे। ई इनकरेक्ट है, ये नहीं लिखा जाता है, ये ऐसे लिखा जाता है। इसको हम लोग इस प्रकार से बोलते हैं एप्सिलॉन। इसको पढ़ते क्या है, एप्सिलॉन। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे, इसको हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, सीधा एप्सिलॉन, ये चीज तो ई नहीं होगा, ये एप्सिलॉन होगा। और एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये चीज आप आगे। तो अगर आपसे यहाँ पर पूछे, सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये उत्पन्न होता है कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम सर होता क्या है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम का वैल्यू कितना होता है। ये दो चीज यहाँ पर हम लोग अभी जानने वाले हैं। तो अच्छा देखिए, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि किसी के मैथमेटिकल फॉर्मूला से उसका डेरिवेशन, मैथमेटिकल फॉर्मूला से उसका डिफिनीशन हम लोग डिराइव करते हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, इसको हटा दें, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये पढ़े। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2/d²। और K के जगह पे अगर रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/d²। दिस इज द कूलम्ब्स लॉ, यही हमारा क्या है, कूलम्ब्स लॉ। तो अगर आप एप्सिलॉन का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर एप्सिलॉन का वैल्यू अगर आप रखेंगे तो फोर्स का वैल्यू घटेगा या फिर बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर नीचे में आप लोग रख रहे हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर में रख रहे हैं, तो अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। तो अगर एप्सिलॉन बढ़ता है तो फोर्स क्या होता है, घटता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या इसको डिफाइन कर सकते हैं कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होता है, कि किसी मीडियम का प्रॉपर्टी होता है दैट रिड्यूसेस द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। व्हाट इज द एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है, इट इज द, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। कैसा प्रॉपर्टी है, तो ये वैसा प्रॉपर्टी है दैट रिड्यूसेस द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बार बार इंट्रैक्शन वर्ड का यूज करते हैं क्योंकि चार्ज है, और इंट्रैक्शन का मतलब आइदर अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन। ठीक है, अगर सिंपली हम लोग अट्रैक्शन वर्ड का यूज करेंगे, नो डाउट ऐसा नहीं होगा कि गलत होगा, बट ये 100% करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को, या फिर सीधी चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को रिड्यूस करने वाला जो टर्म्स होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं। ठीक है, इसको डिनोट किससे किया जाएगा, डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। इससे हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, तो सभी मीडियम का जो ये होता है अलग अलग होता है। ठीक है, सभी मीडियम का परमिटिविटी क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब डिफरेंट मीडियम हैव डिफरेंट परमिटिविटी। सभी जो मीडियम होते हैं उसके अलग अलग परमिटिविटी होते हैं। ठीक है, डिफरेंट मीडियम डिफरेंट परमिटिविटी, सॉरी डिफरेंट मीडियम हैव डिफरेंट परमिटिविटी, ये क्या हो जाएगा, परमिटिविटी हो जाएगा। तो इसको तो ये चीज आगे, तो इसको नोट कीजिए। तो चलिए इसको हटा देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या है, डिफरेंट मीडियम हैव डिफरेंट परमिटिविटी। नाउ
अब जो इम्पोर्टेंट चीज है कि यूनिट ऑफ परमिटिविटी, यूनिट ऑफ परमिटिविटी, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमिटिविटी का यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए यहाँ से क्या करेंगे, जो 12th के नए बच्चे होंगे यहाँ से एक चीज सीखेंगे भी कि जितने सारे फिजिकल क्वांटिटी है उसमें कई सारे ऐसे हैं कांस्टेंट जो कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे एप्सिलॉन नॉट यहाँ से आ गया, या फिर आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया, जी का वैल्यू आ गया। तो ये सब चीजें ऐसी है जिनका जो यूनिट है ना इन जनरली याद नहीं रहता है, बट हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो निकालेंगे कैसे, ये सीखना है यहाँ पर, सिर्फ इसी के लिए नहीं बाकी सभी के लिए। तो अगर इसका हम लोग एप्सिलॉन का यूनिट निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग जानते हैं कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन कूलम्स लॉ Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। अब एप्सिलॉन को इधर ले जाओ तो एप्सिलॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई F Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, ये आ गया सर। तो देखिए अब इसका अगर आप यूनिट की बात करेंगे सर तो यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए 1 का कोई यूनिट नहीं होता है, नहीं होता है सर। ये Q1 Q2 मतलब कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर बाई 4 पाई, 4 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा। फोर्स का क्या होगा, न्यूटन, और इसका होगा मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि डी स्क्वायर है। तो इसका यूनिट क्या होता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी। अब इसको थोड़ा और हम बढ़ा सकते हैं इस यूनिट को, जैसा कि एग्जाम में पूछ सकता है। तो कूलम तो क्या है, कूलम स्क्वायर, न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, फोर्स है। देखिए फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास का क्या होता है केजी, और एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आप न्यूटन के जगह पे क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ से एक आ गया मीटर स्क्वायर। मतलब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, कूलम स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाएगा बाई केजी और मीटर का क्यू हो जाएगा। तो ऐसा भी यूनिट हम लोग यूज कर सकते हैं। अब कूलम का चार्ज का होता है करेंट इंटू टाइम, तो हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको लिखने का ये जो इनवर्स मेथड है इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से एक और चीज देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं केजी का पावर -1, एम का पावर -3, ये माइनस नहीं है, ध्यान देना है, इंटू को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ सी स्क्वायर और एस स्क्वायर, तो ये भी क्या होता है, यूनिट ही होता है किसका, परमिटिविटी का। तो ये सब ध्यान रखना है चीजों को, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये जितनी सारी चीजें, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और बनता है, ये बनता है डायमेंशन। डायमेंशन तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी पूछ लेते हैं कि बताइए कि इसका एप्सिलॉन का डायमेंशन इस चारों में से कौन सा सही है, इंजीनियर और मेडिकल ये पूछता है। तो डायमेंशन क्या होगा इसका, देखिए डायमेंशन निकालने का भी यही तरीका है जो आप किए हैं यहाँ पर। अगर कोई फॉर्मूला आप जानते हैं फोर्स का, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन को कैलकुलेट कीजिए, और एप्सिलॉन कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर सबका डायमेंशन रख दीजिए। तो चलिए यहाँ से हम लोग चलते हैं, देखिए डायमेंशन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, घेर के। ये किसके बराबर होगा, कूलम है, कूलम क्या है, कूलम क्या है, चार्ज। तो चार्ज इक्वल टू क्या होता है, करेंट इंटू टाइम, चार्ज इक्वल टू करेंट इंटू टाइम। करेंट भी ऐसा सिस्टम है और टाइम भी ऐसा सिस्टम है। तो करेंट का क्या होता है ए, और टाइम का टी, यानी कि इसका स्क्वायर हो गया एटी स्क्वायर, यहाँ पे कूलम के जगह पे, ठीक है। ये फिर हम न्यूटन चलेंगे, न्यूटन क्या होता है फोर्स, और फोर्स का क्या होता है ml/t का पावर -2। कुछ डायमेंशन आपको याद रखने हैं, डायमेंशन जिसको नहीं समझ में आ रहा है बताएंगे कमेंट करके, अलग से हम लेक्चर बना देंगे 10-15 मिनट का डायमेंशन के लिए, ठीक है। क्योंकि ये अभी नहीं है कि पीछा नहीं छोड़ने वाला डायमेंशन, पूरा का पूरा फिजिक्स में चलने वाला है। और मीटर क्या क्या होता है एल स्क्वायर, दिस इज, ये कितना आ जाएगा m का पावर -1, अब देखिए L टू द पावर -3, t स्क्वायर है और ये t जाएगा, यानी कि t टू द पावर 4 जाएगा, और यहाँ से a स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी। ये क्या है, परमिटिविटी का क्या है, ये डायमेंशन आपका हो गया यहाँ से, ठीक है। नोट कीजिए इसको, चलिए बता रहे हैं, आप रोक के नोट कीजिए। गर्मी काफी है, आप लोग पढ़ते नहीं तो ये आ गया आपका डायमेंशन आ गया। नौ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। जो फ्री स्पेस का परमिटिविटी है इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। इसको पढ़ते क्या है, एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ेंगे इसको, एप्सिलॉन
नॉट इसको पढ़ेंगे, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एप्सिलॉन 0 पढ़ेंगे, फिर आप गलती नहीं कर बैठेंगे, एप्सिलॉन नॉट। और इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यानी कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस का जो परमिटिविटी होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर के बराबर होता है। आप इनको याद रखेंगे ये चीज, ठीक है। तो यही हमारा क्या था। अच्छा, एक चीज तो हम बताए ही नहीं कि परमिटिविटी जो होता है, जैसे कि एयर का कितना होता है, वाटर का कितना होता है, अभी जस्ट आने वाला है, ये सारी चीजें अभी आने वाली है। हटा दे इसको डायमेंशन को। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब यहीं से चीजें आएगी, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, इट इज द रेशियो, ठीक है। जब भी कोई रिलेटिव टर्म आएगा, जब भी कहीं पर भी कोई रिलेटिव टर्म आएगा, तो आप इस बात को ध्यान देंगे कि रिलेटिव है तो कहीं ना कहीं एक और उसके साथ जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि रिलेशन ऐसा नहीं कि अकेले में होता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी में क्या होगा, ये रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम का निकालेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, उसी मीडियम का परमिटिविटी डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अगर रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है, रिलेटिव परमिटिविटी जिस मीडियम का आप निकालना चाहते हैं उस मीडियम का परमिटिविटी, यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये डिफाइंड किया गया है रिलेटिव परमिटिविटी। आप लिख सकते हैं यहाँ पर, चलिए लिख लीजिए, यहाँ पे इसके नीचे लिखिए रिलेटिव परमिटिविटी में, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। It is the ratio of permittivity of medium to the permittivity of vacuum। इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से जानते हैं, यानी कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा हटा देते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ से एक चीज लिख सकते हैं, therefore सर ये एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो आप एप्सिलॉन के जगह पे एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ये एप्सिलॉन इक्वल टू, इसको इस साइड भेज दिए, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, मतलब जो परमिटिविटी होगा सर किसी मीडियम का, ये वैक्यूम का परमिटिविटी और उसके रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होता है। मेरा जो मेन फोकस था वो सर एप्सिलॉन निकालना था ना फॉर्मूला में। क्यों, आपके पास फॉर्मूला है बच्चों, कौन सी फॉर्मूला है, एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, सर यही फॉर्मूला था ना। हाँ सर, तो सर देयरफॉर आप तो ऐसा आप लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, 4 पाई और एप्सिलॉन की जगह पे क्या लिख सकते हैं सर, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर सर लिख सकते हैं, और ये यहाँ से Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, ये सर आप लिख सकते हैं, फोर्स कूलम्ब लॉ का, है ना। चलिए, तो अब अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल आपके पास है Q1 और Q2 और इसके बीच का डिस्टेंस भी दे रखा है, इसके बीच का डिस्टेंस भी अगर दे रखा है, तो और पूछेगा कि बताइए तो फोर्स का वैल्यू कितना न्यूटन होगा, तो आप क्या कहेंगे कि सर Q1 दे रखा है, Q2 दे रखा है, D भी दे रखा है सर। चलिए 1 सर हमको पता ही है, 4 पाई सर 4 का वैल्यू 4 ही है, पाई का वैल्यू सर 3.14 होता है। एप्सिलॉन नॉट सर जो वैक्यूम का परमिटिविटी होता है, यानी कि 8.85 इंटू 10⁻12 होता है सर, और एप्सिलॉन आर सर अब नहीं पता है। अब यहाँ पे मामला फंस गया। तो सर अगर एप्सिलॉन आर हमको पता चल जाएगा तब हम ये निकाल पाएंगे कि दोनों के बीच का फोर्स कितना लगता है। और देखिए सर एप्सिलॉन आर जो है ये रिलेटिव परमिटिविटी है किसी मीडियम का, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम है सर, किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी है। तो अगर रिलेटिव परमिटिविटी किसी मीडियम का है सर, तो किसका कितना होता है रिलेटिव परमिटिविटी, अगर आप ये बता देते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो देखिए जो भी रिलेटिव परमिटिविटी अदर मीडियम का होता है वो डिफरेंट होता है, और जब भी एग्जाम में पूछेगा तो उसका वैल्यू दे दिया रहेगा। फिर भी 2-3 वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आपको लिखा देते हैं, तो नोट कीजिए इसको, अभी वैल्यू लिखा देते हैं, ठीक है, 2-3 का, तो ये नोट कीजिए। रिलेटिव परमिटिविटी जो एयर का होता है ये 1 होता है, ठीक है। तो एयर में अगर फॉर्मूला आपको लिखने के लिए बोले तो एयर के लिए आप फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, फॉर एयर। देखिए इन जनरली अगर क्वेश्चन में मीडियम नहीं दिया रहेगा कि 2 चार्ज पार्टिकल किस मीडियम में रखा हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि एयर ही मानेंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि आपको एयर मानना है। तो एयर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/d²। तो ये फॉर्मूला इन जनरली बुक में मिल जाएगा। तो ये किसके लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ एयर के लिए होता है। क्यों, क्योंकि एयर के लिए एप्सिलॉन का वैल्यू 1 हो जाता है, तो यहाँ पर 1 रख लेंगे तो एप्सिलॉन खत्म हो गया। वाटर के लिए 81 होता है, ग्लास के लिए 6 होता है और मेटल के लिए इनफाइनाइट होता है। ये 4 जो है हम डाटा लिखा दिए हैं। बाकी अगर पूछेगा एग्जाम में इसका वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। एक यहाँ पर भी एक और इम्पोर्टेंट चीज समझ में आती है आपको, क्या आती है कि सर मेटल के लिए इनफाइनाइट है। तो अगर आप फॉर मेटल, अगर आप मेटल के लिए यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद लिखेंगे यहाँ से नीचे मेटल के लिए देखेंगे तो फोर्स हो जाएगा 1/4πε0 और यहाँ पे हो जाएगा इनफाइनाइट Q1 Q2/d²। तो सर यहाँ पे जब इनफाइनाइट होगा तो ये टर्म आ जाएगा 0। यानी कि जब आप किसी भी 2 चार्ज पार्टिकल को मेटालिक मीडियम में रख देते हैं, यानी कि इस रूम में पूरा का पूरा आयरन पड़ा हुआ है और इसी बीच में जाके कहीं पर 2 चार्ज पार्टिकल को आप रख देते हैं, तब उसके बीच में कोई नॉन लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का क्या लिमिटेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ का यूज क्या है। तो यूज क्या है, कूलम्ब्स लॉ यूज किया जाता है 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स को निकालने के लिए, लेकिन इसका भी क्या है, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। देखिए पहला लिमिटेशंस क्या है कूलम्ब्स लॉ का, लिमिटेशंस एंड प्रॉपर्टीज, दोनों यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है। लिमिटेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ये दोनों आप रख दीजिए एक साथ। तो पहले हम लोग लिमिटेशंस देख लेते हैं। पहला लिमिटेशंस क्या है कि कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। कूलम्ब्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। कहने का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए आपके पास ये चार्ज पार्टिकल और ये चार्ज पार्टिकल, इसका वैल्यू Q1 है और ये Q2 है और इसके बीच का डिस्टेंस अगर d है, तो कूलम्ब्स लॉ का आप यूज करके फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये रूम है और इस रूम में क्या है, 2 वाल है, एक वाल और ये वाल। अब इस वाल पे क्या है कि पूरा का पूरा वाल पे चार्ज फैला हुआ है और यहाँ पर भी चार्ज फैला हुआ है। सर इसके बीच का डिस्टेंस भी हमको पता है, ये पूरा चार्ज Q1 है और ये पूरा चार्ज Q2 है। अंतर क्या है कि ये चार्ज सेंट्रलाइज्ड है, एक ही पॉइंट पर है, ये एक ही पॉइंट पर है, बट सर ये चार्ज क्या है, इस पर फैला हुआ है वाल पे, तो क्या यहाँ पर कूलम्ब्स का इस्तेमाल कर पाएंगे, नहीं, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। या फिर कोई लाइन चार्ज है, एक तार है, दूसरा तार है और इस पर भी चार्ज पड़ा हुआ है, इस पर भी चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी हम लोग कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो कूलम्ब्स लॉ सिर्फ और सिर्फ वैलिड है किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। अब यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है कि पॉइंट चार्ज किसको बोलते हैं। देखिए अगर 2 चार्ज पार्टिकल है और 2 चार्ज पार्टिकल का अगर शेप और साइज अगर उन दोनों बीच के डिस्टेंस से काफी छोटा होता है, ठीक है। तो इसे एक बार समझिए कि अगर 2 चार्ज पार्टिकल है और उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो इसके शेप और साइज से काफी बड़ा है, तो इसको हम लोग पॉइंट मान लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर एक वाल है और दूसरा वाल है, इस पर वाल पे क्या है, चार्ज फैला हुआ है, इसको हम लोग सरफेस चार्ज बोलते हैं, सरफेस चार्ज बोलते हैं। लेकिन इन दोनों वाल के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मतलब काफी दूरी पर है। एक वाल से अगर कोई खड़ा होकर देखता है तो दूसरा वाल बहुत छोटा नजर आता है, पॉइंट जैसा नजर आता है, तब इसको पॉइंट माना जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पॉइंट का मतलब सिर्फ पॉइंट ही होता है, एक पॉइंट का मतलब पॉइंट तो होता ही है, साथ ही साथ अगर दो अगर ऑब्जेक्ट है, इसका जो शेप और साइज है इसके बीच के डिस्टेंस की तुलना में छोटा हो, या फिर ये बोल सकते हैं कि इसका जो बीच का डिस्टेंस है वो शेप और साइज की तुलना में बहुत बड़ा हो, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है या फिर पॉइंट चार्ज कहा जाता है। और ये कूलम्ब्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है। ये इसका फर्स्ट लिमिटेशन था
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेकंड पे देखते हैं। दूसरा, इट इज सेंट्रल फोर्स। इट इज सेंट्रल फोर्स। ये क्या होता है हमारा? सेंट्रल फोर्स होता है। अब सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब होता है? सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है कि ये जो कोलम्बियन फोर्स है वो सेंटर टू सेंटर हमेशा काम करता है, यानी कि ऑब्लिक नेचर का काम नहीं करता है। कैसे इसको समझेंगे? हटाते हैं इसको। अब देखिए, इसको समझते हैं हम लोग एक फिगर से। अब फिगर से इसको कैसे समझते हैं कि मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है, दूसरा ये है, ठीक है, Q1 है और ये Q2 है। इसका सेंटर यहाँ पे हो गया, इसका सेंटर। ये हमेशा सेंटर टू सेंटर काम करेगा, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, बट सेंटर टू सेंटर। अगर कोई बोलता है कि सर ये है, अब देखिए इसका साइड वाइज हो रहा है, ऐसे खींच रहा है, तो सर ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। मतलब ये हमेशा क्या होता है? सेंटर टू सेंटर काम करता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज कि इट इज म्यूचुअल इन नेचर, ठीक है, इट इज म्यूचुअल इन नेचर। ये नेचर में इसका प्रकृति क्या होता है? म्यूचुअल होता है। मतलब ये इस पर लगाएगा तो ये भी इस पर लगाएगा। कैसे? न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। चौथा क्या होता है कि इट इज वीक फोर्स। इट इज वीक फोर्स। ये क्या होता है? एक तरह का कमजोर फोर्स है। देखिए, कोलम्बियन फोर्स क्या होता है? बहुत कमजोर फोर्स होता है, इसको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि वीक फोर्स में आता है या फिर स्ट्रॉन्ग फोर्स में आता है। पांचवा क्या है? इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। होता क्या है? वीक होता है, ठीक है, होता कमजोर है, लेकिन इसका रेंज काफी ज्यादा होता है। और कहां तक होता है इसका रेंज? इनफाइनाइट तक। मतलब अगर यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो इसका इफेक्ट इनफाइनाइट तक दिखाई देगा, लेकिन चूंकि है तो वीक फोर्स, तो इतना कम होता है ये पता नहीं चलता है हम लोगों को। तो दिस इज द लिमिटेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स लॉ। और ये हमारा कूलम्ब्स लॉ का क्या हो गया? कंप्लीट लेक्चर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बेसिस पर ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, समझने वाले हैं इसको कैसे अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपके डाउट को यहाँ पर क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। लेक्चर आपको पसंद पड़ता है तो और बच्चों तक इसको फैलाइए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। और आप लोग रिस्पांस भी दिया कीजिए। यहाँ पर आप जैसे पढ़ रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम होती होगी, ठीक है, तो आप रिस्पांस दिया कीजिए। यस भी बोला कीजिए कि यस सर मैंने कवर कर लिया, तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा लेक्चर बनाने में। और ये स्टूडेंट्स है, आप लोग ही है जो क्या कर सकते हैं, मुझे लेक्चर बनाने के लिए और ज़्यादा प्रेरित कर सकते हैं। थैंक यू। और इसको आप नोट करें।